हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पेपरलेस नॉलेज। आज है 12 जून और आज हम बात करेंगे आज के कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस की और साथ ही साथ हम आपसे पूछेंगे कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में जिसका आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आंसर देना है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ जिससे कि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक टाइमली पहुंचती रहे और इसे लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन शुरू करने के पहले पहले आपसे हम डिस्कस कर लेते हैं कल के दो क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपका दिया गया था। यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, रविंद्र कुमार सिन्हा। दूसरा क्वेश्चन था, भारत की मिसाइल वेमन के नाम से हम किसे जानते हैं। यहाँ पे जो आपका चार ऑप्शन में से जो आपका सही आंसर था वो थी टेसी थॉमस। ठीक, अब आज के पहले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत में फ्लीट्स नामक एक नई सुविधा शुरू की है। यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिया गया था। तो इन चारों में से जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ट्विटर। ट्विटर ने अभी हाल ही में भारत में फ्लीट्स नामक एक सुविधा की शुरुआत की है। आपको बता दें कि भारत में यह तीसरे स्थान पर इसको शुरुआत किया। पहले स्थान पे इसने ब्राज़ील में शुरुआत की और दूसरी इसने इटली में शुरुआत की। तो ब्राज़ील और इटली के बाद यह भारत में शुरुआत हुई है, जो कि ओस फीचर्स के नाम से इसकी शुरुआत की है और यह ट्विटर एप्लीकेशन के नवीनतम संस्करण पर उपलब्ध होगा। ये जो फ्लीट्स नामक एक सुविधा की शुरुआत की गई है यह ट्विटर एप्लीकेशन के नए संस्करण पर उपलब्ध होगा। ठीक, आपको बता दें यह काम कैसे करता है, किस क्षेत्र में काम करेगा, तो ये आप नोट कर सकते हैं। यह उन उपयोगकर्ताओं के लिए होगा जैसे कि आपने देखा होगा कि फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी आप यूज़ करते हैं उस पर अगर आप कोई पोस्ट करते हैं तो वह पोस्ट 24 घंटे बाद ऑटो डिलीट हो जाया करती है। तो लेकिन इसमें इसीलिए यह संस्करण उपलब्ध किया गया है, इसका जो अपडेशन किया गया है, इसमें 24 घंटे के बाद गायब होने वाले संदेशों को पोस्ट करने की यह अनुमति देता है। ठीक, और साथ ही साथ आपको बता दें कि इंस्टाग्राम या फेसबुक जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें पेश किए गए स्टोरीज़ के फीचर्स जैसा यह होता है। ठीक है, जैसे हम फेसबुक पे स्टोरीज शेयर करते हैं और इंस्टाग्राम में स्टोरी शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पे आप स्टेटस लगाते हैं, उसी के जैसा ये फ्लीट्स ट्विटर पे अपना स्टोरी शेयर करता है। ठीक, और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बता दें कि हम फेसबुक में, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे लाइक, रीट्वीट और पब्लिक रिप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें नहीं कर सकते हैं, ऐसा इसमें कोई फीचर्स नहीं होता है। अब हमने आपको पिछले अपने वीडियोस में बताया है लेकिन आप फिर से नोट कर सकते हैं। हम आपको इसके सीईओ के बारे में बता दें तो इसके जो सीईओ हैं वो जैक डार्सी हैं। आप नाम नोट कर लीजिए, जैक डार्सी इसके जो है सीईओ हैं और इन्होंने इसकी स्थापना 21 मार्च 2006 में की थी। कब की थी? 21 मार्च 2006 में की थी। और साथ ही साथ आपने एक चीज़ और नोट कर लीजिए, अभी हमने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि इसके अभी जो नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? पैट्रिक पिचेट को अभी हाल ही में इसके नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड BECIL किस मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उद्यम है। यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिया गया है। तो इन चारों में से आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत यह एक सार्वजनिक उद्यम है। क्या है? BECIL। इसका पूरा नाम आपका दिया गया है, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। ठीक, अब यहाँ पे सूचना और प्रसारण मंत्रालय की बात की गई है तो इसके बारे में आपको बता दें, इसके जो वर्तमान में सेंट्रल मिनिस्ट्री है उसके जो मंत्री हैं वो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। प्रकाश जावड़ेकर का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने अभी हाल ही में कोविड-19 के तहत जो लॉकडाउन चल रहा था उसमें रामायण और महाभारत जैसे कार्यक्रमों को पुनः प्रसारित करने के लिए आदेश दिए थे, जो कि दूरदर्शन पर दिखाया गया। अब आपको बता दें कि हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक निविदा जारी की गई थी जो कि एजेंसियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैक्ट वेरिफिकेशन और गलत सूचना का पता लगाने के संबंधित समाधान और सेवाएं प्रदान करने के लिए आमंत्रित करती है। और वहीं पे इसका जो उद्देश्य था वो एजेंसियों को सशक्त बनाना था और इसके द्वारा एक घोषणा की गई
क्या घोषणा की गई कि किसी भी बोली लगाने वाली फर्मों को समाचार के स्रोत के जियो लोकेशन की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए। यह जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा यह घोषणा की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑयल इंडियन लिमिटेड का बागजान तेल का कुआं किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया था, तो इन चारों में से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, असम। असम राज्य में ऑयल इंडियन लिमिटेड का बागजान तेल का कुआं स्थित है। अब आपको बता दें कि यह बागजान तेल का कुआं जो स्थित है वो असम में तो स्थित ही है, लेकिन असम के तिनसुकिया जिले में स्थित है। और यह जो है इस कुएं में 14 दिन से अधिक से यह लीक कर रहा है, और इसमें अभी हाल ही में आग भी लग गई है, जो कि बागजान कुआं असम की समृद्ध जैव विविधता से भरे डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान से यह सटा हुआ है। ठीक, और इसमें आग लगने के कारण इसकी जो सहायता कर रहे हैं वो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ, भारतीय वायुसेना और सेना अग्निशमन अभियानों की यह सहायता कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात हुई है ऑयल इंडियन लिमिटेड की, तो आपको बता दें कि भारत का जो पहला तेल शोधन कारखाना खोला गया था वह असम के डिगबोई शहर में खोला गया था, जो कि 1901 में खोला गया था। ठीक, यहाँ के मुख्यमंत्री मतलब असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, और यहाँ की राजधानी दिसपुर है, और यहाँ का एक प्रमुख बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जो कि कामाख्या टेम्पल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने गौहत्या से संबंधित कृत्यों के लिए कारावास और जुर्माने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी हाल ही में जो गौहत्या से संबंधित कृत्यों के लिए कारावास और जुर्माने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया है, और यह जो अध्यादेश जारी किया गया है वो गौहत्या अधिनियम 1955 के संशोधन में किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य गायों की रक्षा और गौहत्या से संबंधित अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। और इसका जो प्रावधान है वो प्रावधान जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि कारावास और जुर्माना ये दो उसमें जो है दंड दिए जाएंगे। अब कारावास कितने दिन की होगी और जुर्माना कितना लगेगा वो आपको बता दें। तो इस अध्यादेश में गाय के शारीरिक क्षति पहुंचाने के लिए जो कारावास होगा वो 7 साल का होगा। कितना होगा? 7 वर्ष का। और जो जुर्माना होगा वो कितना लगेगा, तो वो 3 लाख रुपए लगेगा। यहाँ पे ये आप नोट कर लीजिए। और साथ ही साथ आपको बता दें यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात हुई थी, तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं, और आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनसीईआरटी ने स्कूली बच्चों के लिए ई लर्निंग कंटेंट का प्रसारण करने के लिए किस फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इन चारों में से जो आपका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, रोटरी इंडिया। रोटरी इंडिया के साथ अभी इसने हस्ताक्षर किए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान जब यह हस्ताक्षर किया जा रहा था तो उस समय केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी उस समय मौजूद थे। और इस कार्यक्रम के दौरान कक्षा 1 से 12 तक के लिए सभी एनसीईआरटी टीवी चैनलों में शिक्षण सामग्री प्रसारित की जाएगी, और विद्यादान 2.0 कार्यक्रम के तहत रोटरी इंटरनेशनल एनसीईआरटी को हिंदी भाषा में ई सामग्री प्रदान करेगी। ठीक, अब इसके साथ साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य को अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इन चारों में से जो आपका सही आंसर है वो है नागालैंड। आंसर सी आपका यहाँ पे, ऑप्शन सी यहाँ पे नागालैंड यहाँ पे सही है। नागालैंड को अशांत क्षेत्र के रूप में अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया है। आपको बता दें कि यह जो अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है इसका अधिकार केंद्र सरकार के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल के पास होता है। ठीक, राज्यपाल और उपराज्यपाल अगर किसी राज्य को, किसी शहर को, किसी नगर को ये अशांत क्षेत्र घोषित करने का इनके पास अधिकार होता है, ये उसकी पूरा उपयोग कर सकते हैं। और इसके लिए भारत के राजपत्र पर एक अधिसूचना निकालनी होती है। यह अधिसूचना अफस्पा कानून की धारा 3 के तहत होती है। ठीक, अब यहाँ पे हमने आपसे बात की है अफस्पा, तो अफस्पा के बारे में हम आपको बता दें कि अफस्पा 1950 के दशक में पूर्वोत्तर के राज्यों में उग्रवाद की बढ़ती घटना के चलते 1958 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने
सैन्य बलों को शक्ति देने वाले कानून बनाया था। यह कानून, जैसे कि हम आपको बता दें कि आप यहाँ पे शॉर्ट में समझ लीजिए कि जैसे आज की डेट में हम कहीं पे धारा 144 लग जाती है, तो धारा 144 में समूह में लोग इकट्ठा होकर खड़े नहीं हो सकते। जैसे कि 4 से 5 लोग का समूह होता है, वहाँ पे लोग खड़े नहीं हो सकते। उसी तहत ये अफस्पा कानून बनाया गया था, जहाँ पे 5 लोग इकट्ठे नहीं खड़े हो सकते। ठीक। और यह जो है भारत में नागालैंड, असम के कुछ इलाके, मणिपुर के कुछ इलाकों को छोड़कर बाकी राज्य, अरुणाचल प्रदेश के कई इलाके और जम्मू कश्मीर में अफस्पा लागू है। नागालैंड की बात हुई थी यहाँ पे, तो नागालैंड के बारे में आपको बता दें कि नागालैंड भारत का एक उत्तरी पूर्वी राज्य है और जो इसकी सीमा फैली हुई है, इसके पूर्व में बर्मा, पश्चिम में असम, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण में मणिपुर स्थित है। यहाँ की राजधानी कोहिमा, जो कि यहाँ पे सबसे बड़ा नगर दीमापुर है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में हैं वो नेफ्यू रियो हैं। और यह एक ऐसा राज्य है जो कि ईसाई धर्म को बहुतायत मानता है, जो कि 88.1%। यहाँ पे ईसाई धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो 88.1% लोग हैं। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इस चारों में से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अभी हाल ही में, बांग्लादेश की सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है और सहयोद्धा नाम की एक पहल की शुरुआत करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, जो यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, उनका नाम मंत्री जुनैद अहमद है, और उन्होंने यह कहा है कि सरकार कोरोना संक्रमण का मुकाबला करने के लिए प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्तेमाल कर रही है। ये जो प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की गई है, ये मंत्री जुनैद अहमद के द्वारा की गई है। ठीक। अब यहाँ पे बात की गई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के बारे में हम आपको बता दें, बांग्लादेश जो कि राजधानी यहाँ की ढाका है, और ये आप नोट कर सकते हैं यहाँ का सबसे बड़ा नगर जो है वो भी ढाका के नाम से ही हम जानते हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद जी हैं, और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो टका के रूप में चलती है। और ये जो अपना विजय दिवस मनाता है 16 दिसंबर 1971 को मनाता है, जो कि पाकिस्तान से स्वतंत्र होने के बाद ये मनाना शुरू किया, और 26 मार्च 1971 को ये स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इन चारों में से जो आपका सही आंसर है वो है 674। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक। आपको बता दें कि यह जो 2015 के बाद अभी इन संख्या में इजाफा हुआ है, और वन विभाग की तरफ से जो आंकड़े जारी हुए हैं उसमें सौराष्ट्र के सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर, जामनगर, मोटाद, मोरावी और सुरेंद्र नगर जिले में फैले गिर जंगल में 161 नर और 260 मादा, 45 अवयस्क नर में 49 अवयस्क मादा शेर पाए गए हैं। ठीक। अब यहाँ पे हमने आपको बताया कि कितने नर और कितने मादा, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं 161 नर पाए गए हैं और 260 मादा। ठीक। और जिसमें से 45 अवयस्क नर और 49 अवयस्क मादा पाए गए हैं। ठीक। वन में 137 शावक भी मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त 22 ऐसे शेर मौजूद हैं जिनका अभी सटीक से आकलन नहीं किया जा सका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इन चारों में से जो आपका सही आंसर है वो है गोदावरी नदी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है, गोदावरी नदी। आपको बता दें कि तेलंगाना के कलेश्वरम में गोदावरी नदी पर एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है, और यह वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। ये आप नोट कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण यहाँ पे टॉपिक है। मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। ठीक। इसका सबसे ऊपर प्रभाव
जो सबसे ऊपर वाला प्रभाव है वो प्राणहित और गोदावरी नदियों के संगम पर है। और प्राणहित नदी स्वयं वर्धा, पिंगगा और वैनगंगा नदियों सहित विभिन्न छोटी सहायक नदियों का संगम है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सिंचाई, बिजली और परिवहन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के शीर्ष 200 संस्थानों में कितने भारतीय संस्थान शामिल हैं? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इनमें से जो आपका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए 3। अब आपको बता दें कि ये जो 200 संस्थान हैं इनमें से भारतीय संस्थान 3 शामिल हैं। वो 3 कौन कौन से हैं उनके नाम हम आपको बता दें कि आईआईटी बॉम्बे, जो कि अभी 172वें स्थान पर है, ये पहले 152वें स्थान पे था, जो कि 20 पायदान नीचे खिसक कर 172वें स्थान पर पहुंच गया है। और दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ये 150वें स्थान पर है, 185, ये आप नोट कर लीजिए। पहला है आपका आईआईटी बॉम्बे जो कि 172वें स्थान पर है, दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो कि 150वें स्थान पर है, और तीसरा आईआईटी दिल्ली जो कि 192वें स्थान पर है। ठीक, 192। अब आपको यहाँ पे बात की गई है 200 स्थान। अब अगर टॉप 5 की हम बात करेंगे, जो अभी हाल में टॉप 5 संस्थान हैं, तो उनकी आप नोट कर लीजिए कि इस साल कुल 1029 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट तैयार हुई है, जिसमें से टॉप 5 जो हैं वो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि अमेरिका में स्थित है। ये लगातार 9वीं बार पहले स्थान पर इसने अपना स्थान प्राप्त किया है। ठीक, और दूसरा स्थान जो प्राप्त हुआ है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है, तीसरा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है, और चौथा कैलिफोर्निया को प्राप्त हुआ है। ठीक, और यूके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से ये टॉप 5 की अपने लिस्ट जो जारी किया था वो टॉप 5 में ये नाम थे। अब आपको बता दें कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बात की गई है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि क्वार्टरली साइमोंड्स द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक प्रकाशन है जो कि विश्वविद्यालयों की रैंकिंग प्रदान करता है। जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है वो क्वार्टरली साइमोंड्स द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक प्रकाशन है जो कि विश्वविद्यालयों की रैंकिंग प्रदान करता है। और पूर्व में इसे टाइम्स हायर एजुकेशन THE क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग्स के नाम से हम जानते थे। इसके संपादक बेन साउटर हैं, और प्रथम संस्करण हुआ था वो 2004 में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इन चारों में से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 12 जून। 12 जून को हम विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 2002 में विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस मनाने के लिए इसकी शुरुआत की थी। और बाल मजदूरी के प्रति विरोध एवं जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल 12 जून को हम यह दिवस मनाते हैं। इस वर्ष मतलब 2020 में विश्व दिवस को एक आभासी अभियान के रूप में आयोजित किया गया है। इसे ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर कॉरपोरेशन इन चाइल्ड लेबर इन एग्रीकल्चर के साथ मिलकर आयोजित किया जा रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ महत्वपूर्ण है, आप वो नोट कर लीजिए कि जो इस बार की थीम होगी वो क्या होगी। तो कोविड-19 के चलते जो इसकी थीम निर्धारित की गई है वो है इम्पैक्ट ऑफ क्राइसिस ऑन चाइल्ड लेबर। ठीक, फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, इम्पैक्ट ऑफ क्राइसिस ऑन चाइल्ड लेबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपसे आज के जो 2 क्वेश्चंस हैं वो पूछने वाले हैं, तो चलिए उस क्वेश्चंस पे चलते हैं। आज का जो 2 क्वेश्चन सब पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है हर्बल रूट्स प्रोजेक्ट को लागू करने वाला राज्य कौन सा है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शंस दिया गया है। और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? यहाँ भी आपका 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर जाके हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और
अगर किसी भी चीज़ की अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी बात हमारी तक पहुंचा सकते हैं, ठीक। या आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 8577859710 से जुड़ सकते हैं। आप अपनी बात हमारे तक यहाँ पे पहुँचा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।